हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर के जो नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर रुका हुआ था उसका हम पार्ट 1 सीरीज लेकर के आए हैं और कल हम लोग पार्ट 2 पे बात करेंगे और नवंबर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर का सीरीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नवंबर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। तो इस सब बातों को से पहले आप अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आए वो मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपके पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे करंट अफेयर से जुड़ते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा और इसका दावा 2 बार हम सच करके दिखाए हैं। एक बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल एओ एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। अगर इसका लाइव प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो वाले सेक्शन पे जाइए, सर्च मारिए या लिस्ट में देखिए, ये दोनों वीडियो आपको लाइव प्रूफ के साथ दिया जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 8757463383 वाले नंबर पे। इस पे आप कॉल मैसेज करेंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं नवंबर 2022 के करंट अफेयर के पार्ट 1 में और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिहाज से कौन कौन से करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु बिहार के भू अभिलेख और परिमाप निदेशक हैं जिनका नाम है जय सिंह, उनको प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा। तो इनको याद रखेंगे, जय सिंह को स्कॉच अवार्ड के लिए भूमि सर्वेक्षण डिजिटल करने के लिए। दूसरा न्यूज की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस लागू किया जाएगा। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता क्या है? तो सीबीसी लागू होने से सभी स्नातक स्तर के सिलेबस बदल दिया जाएगा और वहां पे होगा क्या कि हर जो जिला होता है या जहां पे यूनिवर्सिटी होती है उसकी स्थानीय जो कल्चर होती है, स्थानीय उत्पाद होता है, स्थानीय उद्योग होता है, स्थानीय इकोनॉमिक्स होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए स्थानीय राजनीति उस सब की चर्चा की जाएगी। नया सिलेबस में विश्वविद्यालय को 10 से 20% चीजें जोड़ने की छूट होगी। मान लेते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में पटना की चीजों को, पटना के कल्चर को, पटना के इतिहास को जोड़ने की वहां के विश्वविद्यालय को छूट होगी। वहीं जो दरभंगा होगा, पूर्णिया होगा, उसमें दरभंगा के पूर्णिया की जो कल्चर होगी, जो उसका इतिहास होगा, उसका जो उद्योग होगा, वो सब जोड़ने की आजादी होगी। तो 10 से 20% की चीजें यहाँ पे जोड़ी जा सकती है विश्वविद्यालय के द्वारा भी। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2023 से लागू कर दिया जाएगा, 2023 से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में। अगला न्यूज देखते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में 18 से 22 अक्टूबर के बीच डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ, जहां पे नालंदा आयुध कारखाना, बिहार के नालंदा जिले में जो आयुध जो कारखाना है उसके उत्पाद का भी स्टॉल लगाया गया था। दरभंगा के आयुध कारखाना में आपको पता होना चाहिए कि गोली का निर्माण किया जाता है। अभी तो फिलहाल बहुत दिनों से बंद थी, बारूद गोली से कुछ कुछ बनाया जाता है नया नालंदा के आयुध कारखाने में। अगला न्यूज देखेंगे कि श्री राम कर्म भूमि न्यास सिद्धाश्रम बक्सर में है। बक्सर द्वारा बक्सर जिला में 9 दिन का सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम का नाम क्या था? सनातन समागम या सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 5 राज्य के राज्यपाल आए थे, 10 राज्य के मुख्यमंत्री आए थे और लगभग 24 सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मिलकर शामिल इन्होंने इसमें भाग लिया था। बक्सर जिले में इसका आयोजन किया गया था श्री राम कर्म भूमि न्यास सिद्धाश्रम द्वारा। तो इनको याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसमें है कि बिहार के 7 जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेब की खेती, सेब जो खाने वाला होता है उसकी खेती शुरू किया गया और कुल 10 हेक्टेयर में, 7 जिलों के 10 हेक्टेयर में सेब की खेती की जाएगी। कौन कौन से जिले हैं? तो बिहार के वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर की खेती की जाएगी। ये कुल मिलाकर के 6 हो गए। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर की सेब की खेती शुरू की जाएगी। तो कुल मिलाकर के 10 हेक्टेयर सेब की खेती की जाएगी। याद रखेंगे, इस 7 जिले का नाम कहां कहां पे किया जाएगा पूछ सकता है।
अगला न्यूज है कि बिहार सरकार 2025 तक बिहार के सभी घरों में प्रीपेड बिजली मीटर, जैसे आप मोबाइल में पहले रिचार्ज करवाते हैं और उसके बाद यूज करते हैं, उसी तरह बिजली में पहले आप रिचार्ज करवाइए फिर यूज कीजिए। तो प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट के घर में लग भी चुका होगा, जो बिहार में बड़े पैमानों पर इस पे कार्य चल रहा है। तो प्रीपेड बिजली मीटर को 2025 तक बिहार के प्रत्येक घरों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 100 करोड़ की राशि खर्च होगी, जो बिजली कंपनी का अब तक की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, बिहार बिजली कंपनी के योजनाओं में। अगला न्यूज देखते हैं कि पटना जिला में स्थित है महावीर कैंसर अस्पताल। उन्होंने कैंसर की शुरुआती जांच निःशुल्क करने के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत अब महावीर कैंसर अस्पताल में कैंसर की शुरुआती जांच जो होती है 12-15 हजार की होती है, उसकी जांच निःशुल्क की जाएगी। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज में देखते हैं कि बिहार सरकार ने मत्स्य की नीति इसमें स्पेस नहीं होगा, मत्स्य की नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर 250 केजी, एक हेक्टेयर में 250 केजी या 2.5 क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कौन? बिहार सरकार ने। यह लक्ष्य जो है राष्ट्रीय औसत 50 किलो प्रति हेक्टेयर का है, उससे 5 गुना ज्यादा है। तो बिहार जो है मछली उत्पादन में बहुत ऊपर आना चाहता है, बहुत आगे आना चाहता है। मछली उत्पादन को अपना राज्य का जो है वित्तीय संसाधन का जो एक जरिया बनाना चाहता है। मछली उत्पादन के तहत जो है बिहार अपना नाम को आगे करना चाहता है, इसलिए यह नीति में प्रति हेक्टेयर 250 केजी मछली उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये क्या है? तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 75,424 विद्यालयों में विज्ञान और गणित क्लब खोला जाएगा। बिहार के इतना में विज्ञान और गणित क्लब खोला जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल शामिल किया जाएगा। तो याद रखेंगे विज्ञान और गणित का क्लब। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के नगर क्षेत्र, जिसमें नगर निगम आता है, नगर परिषद आता है और नगर पंचायत आता है, तो इसमें रहने वाले अति पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे पॉइंट है कि यह ध्यान रखेंगे, अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक पिछड़ोपन का अध्ययन किया जाएगा। और इस कार्य के लिए एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान कहां पर है? पटना में है। इसका अध्ययन कौन करेगा? राजनीतिक पिछड़ापन का अध्ययन करेगा एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना करेगा। राजनीतिक पिछड़ापन के अध्ययन के बाद ही राज्य में, कहने का मतलब बिहार में, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण का सीमा तय की जाएगी, जो कितने % किस वर्ग को आरक्षण दिया जाए। तो राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन बिहार में करवाया जा रहा है नगर निगम के आरक्षण के लिए। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के सभी थाना, मतलब सभी पुलिस स्टेशन में किशनगंज जिला का ई मालखाना मॉडल लागू किया जाएगा। अब ई मालखाना मॉडल है क्या? तो यह पुलिस स्टेशन के बाहर रखे जब्त गाड़ी की नीलामी एवं वापसी करने से है। कहने का मतलब है कि बिहार के पुलिस स्टेशन में आप लोग देखते होंगे कि पुलिस स्टेशन को, कितने तो पुलिस स्टेशन ऐसे दिखते हैं जैसे वो कबाड़ खाना हो, आगे में गाड़ियों की एकदम जब्त की गई गाड़ियों की एकदम जमावड़ा लगी रहती है। इसलिए किशनगंज जिला में ई मालखाना लगाया गया। तो ई मालखाना में क्या है कि जिसका भी गाड़ी सीज किया गया है किसी भी अपराध में या किसी भी चीज के लिए जिसका सीज किया गया है, उसे क्या किया जाएगा? एक नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस पे आपको जवाब देना है। आप अपने कागजात को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचे और जो भी प्रक्रिया होता है उसको पूरी करके फोटो खिंचवा करके ले जाएं, ठीक है, और उसे यूज करें। तत्काल जो कानूनी कार्रवाई होगी वो चलती रहेगी, लेकिन आप अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं। लेकिन नोटिस देने के बाद भी अगर कोई मालिक नहीं आता है तो उसकी गाड़ी को नीलामी या बोली लगाया जाएगा और उसे बेच दिया जाएगा फोटो लेकर के। तो ये प्रक्रिया है ई मालखाना मॉडल। तो याद रखेंगे ई मालखाना मॉडल किशनगंज जिला का है, जिसे बिहार के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में लागू किया जाएगा। अगला न्यूज है कि बिहार पुरातत्व निदेशालय द्वारा बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो भदरिया गांव एवं पटना में जीपीआर सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अब ये जीपीआर सर्वेक्षण क्या है? तो इस सर्वेक्षण के द्वारा जमीन के अंदर दबी पुरानी संरचना का पता लगाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पटना में पाटलिपुत्रा जो है साम्राज्य जो है पाटलिपुत्रा जो है मगध साम्राज्य का जो है राजधानी रह चुका था। तो इसको जांचने के लिए कि क्या पटना में कहीं पर मगध साम्राज्य का कोई अवशेष या कोई भवन नीचे दबा हुआ है, उसकी संरचना का पता लगाने के लिए जीपीआर का सर्वेक्षण किया जाएगा। वही बांका जिला में आपको पता होना चाहिए कि मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत जिसका उपयोग समुद्र मंथन में किया गया था, ऐसा कहावत है, कहा जाता है। तो मंदार पर्वत के जो नीचे वाले इलाके में है वहां पे बहुत सारे जो
पौराणिक जो है जो वस्तुएं प्राप्त हुई है खुदाई से, तो उसके वहां पर भी बदरिया गांव में भी जीपीआर सर्वेक्षण किया जाएगा, ताकि वहां पे कोई जो संरचना है उसका पता लग सके। तो ये भी न्यूज याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ से अगला न्यूज है कि बिहार में एक जिला एक उत्पाद योजना 30 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। तब बिहार के कुल 38 जिले के 23 उत्पाद का चयन किया गया था जब यह योजना लॉन्च की गई थी, एक जिला एक उत्पाद योजना। लेकिन अब जो है इसे वर्तमान में बढ़ा करके 55 उत्पाद हो चुका है। तो आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या एयरपोर्ट पे एक जिला एक उत्पाद का काउंटर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी का जो है काउंटर लगा रहता है। उस पे जो है आपको जिला का संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए या जिला का कोई ऐसा उत्पाद जो सिर्फ उसी जिला के लिए फेमस हो, उसको जो है टारगेट किया हुआ होता है। तो आप लोग देखते होंगे, देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके होंगे ये चीज। तो उसको अब कुल एक जिला एक उत्पाद में बिहार के 55 उत्पाद शामिल हो चुका है अब तक। अगला न्यूज देखते हैं कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका नाम है आकाश कुमार। उन्होंने इस्तांबुल तुर्की में है, वहां पे आयोजित किया गया था 12वें अंतरराष्ट्रीय कराटे टूर्नामेंट, जिसे तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है। उसमें तीसरा स्थान हासिल किया है कौन? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका नाम है आकाश कुमार। इसका आयोजन 14 से 17 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इसको याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। न्यूज है कि बिहार सरकार ने 35 जिला में विशेष कैंप लगा करके 1898 उद्यमी के बीच 181 करोड़ की राशि का ऋण का आवंटन किया, जो उद्यमी को बड़ी राहत देगी। अब क्या होगा, ये कैंप लगाया गया तो कैंप लगाने में डायरेक्ट इनको ऋण दे दिया गया, कागजात लेकर के आइए और ऋण लीजिए। जबकि बैंक से हम जो ऋण लेने जाते हैं तो ऋण लेने में कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है। तो उससे बेहतर था कि एक दिन में एक सिंगल विंडो था कि वहां पर आप अपने कागजात लेकर के आइए और ऋण लेकर के जाइए। तो 1898 उद्यमी के बीच ऋण का आवंटन किया गया और कुल कितने रुपए की गई? तो 181 करोड़ की आवंटन की गई। अब बिहार में इससे जो है रफ्तार मिलेगी उद्योग को और रोजगार का निर्माण हो सकेगा। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार भवन निर्माण विभाग एवं भवन निर्माण निगम द्वारा 8 वर्ष के बाद, कहने का मतलब 2014 के बाद, पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो अब इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो पटना में। याद रखेंगे किसके द्वारा? बिहार भवन निर्माण विभाग के द्वारा एवं भवन निर्माण निगम, दोनों संस्था मिलकर के इसका निर्माण करवाएगा। तो याद रखेंगे, सेमिनार का आयोजन करवाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार ने दक्षिणी बिहार में बढ़ते जल संकट एवं प्राकृतिक वन को जल संकट से बचाने के लिए गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण करेगी। अब ये गार्लैंड ट्रेंच है क्या? तो ये गार्लैंड ट्रेंच क्या है कि यह पहाड़ तथा पठार के नीचे वाले इलाके में पैन या नाली नुमा लंबा संरचना होता है। तो एक नाली आकार का संरचना होता है। मान लेते हैं कि ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ में ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो जितना घुमाव पानी का रहेगा उतना रफ्तार कम होगी पानी का और धीरे धीरे बहेगी और छोटी छोटी जलाशय से होकर गुजरेगी। हर छोटी छोटी जलाशय में उसका पानी को स्टोर किया जाएगा और तालाबों में जुड़कर वो पानी संरक्षित करेगा। इसी को कहा गया है गार्लैंड ट्रेंच। तो याद रखेंगे, बिहार के दक्षिणी जिले में जल संकट को दूर करने के लिए गार्लैंड ट्रेंच जो है गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण कराएगा बिहार सरकार। अगला न्यूज देखते हैं कि सीवान जिले के प्रज्वल पांडे हैं। उन्होंने प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक, उनके कोर कमेटी में इनको शामिल कर लिया गया है। बिहार के प्रज्वल पांडे को, सीवान जिले से हैं, याद रखेंगे इनका नाम, प्रज्वल पांडे साहब का। अगला न्यूज है कि सीतामढ़ी जिले में स्थित है जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम। वहां पे जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम में सीता कुंड है। वहीं सीता कुंड में 194 फीट ऊंचा सीता उद्धव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो सीता माता का जो मंदिर का निर्माण कहां पे किया जाएगा? सीतामढ़ी जिले में सीता का जो जन्म स्थान है, जिनका नाम है जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, वो पुनौरा धाम में सीता कुंड नामक जगह है। वहां पर 194 फीट का सीता जी का मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखेंगे, इसको 67th बीपीएससी में इसको पूछा जा चुका है कि सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। तो याद रखेंगे, हालांकि ये भी पूछ सकता है इस बार कि कितने फीट का किया जाएगा, तो 194 फीट का याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज है
कि रोगों की तत्काल पहचान एवं रोकथाम के लिए बिहार का प्रथम विशेष यूनिट जिसका नाम होगा मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का निर्माण कहां पे किया जाएगा, तो पटना में किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि 12 से 13 नवंबर के बीच बिहार के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखेंगे बाल फिल्मोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में स्थित है, वहां पे 12 से 13 नवंबर के बीच। अगर आप हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ फॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 8757463383 नंबर पे। इस नंबर पे आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको इस करंट अफेयर सीरीज का बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप जुड़ने के लिए इस पे मैसेज करें। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार का पहला ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा निस्तारण प्लांट कहां पे स्थापित किया जाएगा, रोहतास जिला के सासाराम में। आपको पता होना चाहिए कि रोहतास जिला का मुख्यालय सासाराम में है, तो वहां पर स्थापित किया जाएगा बिहार का पहला ई कचरा निस्तारण प्लांट। अब आपको बता दें कि ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे आप मोबाइल यूज कर लिए या आपका खराब हो गया, आप मोबाइल को बेच दिए या फेंक दिए, तो कोई कबाड़ी वाला खरीद लिया, तो ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाला कचरा जो भी होगा उसे ई कचरा कहेंगे। तो ई कचरा का निस्तारण जो है 3 चरण में होता है। पहला होता है डिसमेंटलिंग। इसमें क्या होता है कि उत्पाद को तोड़ा जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। उसके बाद होता है फर्निशिंग। अब तोड़ने के बाद जो है काम आने वाले पार्टों को बाहर निकाल लिया जाता है कि हर पार्ट तो खराब नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, तो जो पार्ट काम आने वाला है उस पार्ट को बाहर निकाल लिया जाता है ताकि दूसरे में यूज किया जाए, इसे कहते हैं फर्निशिंग। और तीसरा होता है रिसाइकल में होता क्या है, क्योंकि उस उत्पाद का नए उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है गला करके या तोड़ फाड़ करके जो भी होता है, और या तो उसका नया उत्पाद बनाया जाता है। तो यही है ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, याद रखेंगे सासाराम को। अगला न्यूज है कि बिहार के भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित अफ्रीकी देशों के सांसदों के सम्मेलन में भाग लिया। कौन? भाजपा के बिहार अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो याद रखेंगे इनको। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी न्यूज है। तो उसमें है 24 नंबर में कि बिहार के 8,463 प्राथमिक कृषि साख समिति जिसका नाम है पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इसे सहकारिता मंत्रालय के आदेश पर किया जाएगा। ये जो पैक्स है एक सहकारी संस्था है बिहार का सहकारी संस्था के रूप में राज्य सरकार द्वारा संचालित है, लेकिन सहकारी संस्था है। पैक्स द्वारा किसान का अनाज की खरीद की जाती है। वर्तमान में बिहार में धान की खरीदारी जो है पैक्स के द्वारा ही किया जाता है। तो योजना के अनुसार एक पैक्स का कायाकल्प पर 3 लाख का खर्च आएगा। वहीं एक नया माइक्रो पैक्स के निर्माण पर 25,000 का खर्च का अनुमान लगाया गया है बिहार में। ये जो 8,463 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स है उसका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा 3 लाख रुपए से। अगर नए माइक्रो पैक्स का निर्माण करना है तो 25,000 की खर्च आएगी। अगला न्यूज है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आप लोग इसको इस नाम से जानते होंगे, प्रधानमंत्री PMAU आवास योजना AYU, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए, किस योजना को? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू करने के लिए 776 करोड़ 33 लाख रुपया जिला को जारी कर दिया गया। प्रत्येक जिला को प्रधानमंत्री आवास योजना यू नहीं था, यू नहीं होगा, यू तो अर्बन होगा, शहरी होगा, रूरल होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इसको जो लिखे हैं वो करेक्शन कर लेंगे। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए इतना 776 करोड़ 33 लाख रुपया जिला को जारी कर दिया गया। अब जिला जो है उसका आवंटन करेगा और उसे जो ग्राउंड लेवल पे लागू करवाया जाएगा। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग प्लस बिहार राज्य खेल प्राधिकरण प्लस मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन पटना द्वारा मिलकर के 6 नवंबर को नशा मुक्ति बिहार के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। तो 6 नवंबर को ये चारों संस्थान ने मिलकर के पटना में नशा मुक्ति बिहार के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इसमें 16 वर्ष से कम बालक बालिका ने भाग लिया जो 5 किलोमीटर की दौड़ लगाया। वहीं 16 वर्ष से अधिक की उम्र की व्यक्तियों की बात करें तो उन्होंने 10 मीटर तक का दौड़ लगाया।
प्रथम विजेता को 5,000, दूसरे को 3,000 और तीसरे विजेता को 2,000 रुपये की राशि दी गई। तो इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। अगला न्यूज है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को 4,761 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया पूरे भारत के लिए। अब बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में के लिए इस राशि में बिहार को मात्र 7.35 करोड़ रुपया मिला। 4,761 करोड़ में से बिहार को मात्र इतनी रुपए की राशि मिलेगी 2022-23 में शहरी स्थानीय निकाय के लिए। वहीं बिहार की पड़ोसी राज्य की बात करें तो झारखंड को 12 करोड़ रुपया मिलेगा, उत्तर प्रदेश को 1988 करोड़ रुपया और वहीं पश्चिम बंगाल को बिहार के समान ही राशि मिलेगी 7.355 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आवंटन होता है वो 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार पर आवंटन होता है। तो आवंटन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा पैसे जा रहे हैं और अन्य राज्यों में कम पैसे जा रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग को एक ही चीज याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही यह पैसा जारी किया गया है। अगला न्यूज है कि दिल्ली कोलकाता के बीच चलने वाली हाई स्पीड रेल, जिसे बुलेट ट्रेन के नाम से चलाया जाएगा, बिहार के 3 जिला से होकर गुजरेगी, पटना, गया और बक्सर। इन तीनों जगह इसका रेलवे स्टेशन भी तैयार किया जाएगा बुलेट ट्रेन का, और यहाँ पे स्टॉप भी बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का पटना, गया और बक्सर में स्टॉप के साथ साथ रुकेगी भी यहाँ पे ट्रेन। तो याद रखेंगे, दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन में पटना, गया और बक्सर में स्टॉपेज है बिहार के। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के चिकित्सा सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के शीर्ष संगठन, जो बिहार के जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं उसका जो एक संगठन है, संघ है, जिसका नाम है बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, उसका महासचिव डॉक्टर रंजीत कुमार को पुनः निर्वाचित कर लिया गया है। रंजीत कुमार पहले से महासचिव थे, इनको फिर से महासचिव बनाया गया है। अगला न्यूज है कि 8 नवंबर को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2007 में इसे स्थापित किया गया था, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, याद रखेंगे, 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक के करीब 80,000 सरकारी विद्यालयों की निगरानी अब बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको बेस्ट प्लस ऐप से निगरानी करेगा। बिहार सरकार 1 से 12वीं कक्षा तक के 80,000 विद्यालय को। तो याद रखेंगे कौन सा, बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम बेस्ट प्लस ऐप के द्वारा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज में है कि बिहार के गन्ना उद्यमी और गन्ना उत्पादक को सभी सरकारी सुविधा एक ही जगह पर देने के लिए और गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। तो ये बिहार सरकार का निर्णय है कि अगर आप गन्ना उत्पादक हैं, गन्ना उद्यमी हैं या कोई भी हैं, तो गन्ना उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह का जो क्लियरेंस होगा वो सिंगल विंडो के तहत आपको मिल जाएगा सरकार के द्वारा। पहले होता था कि कागजी कार्रवाई करते करते 2-3 महीने या 1-1.5 महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब सिंगल विंडो के तहत एक ही समय आपका सारा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। अगला न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस था संयुक्त राष्ट्र का। उसके COP27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहने का मतलब है कि सदस्य देशों का सम्मेलन। तो सदस्य देशों का 27वां सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, शर्म अल शेख। कहां का है, मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, वहां पे किया गया, जहां पे बिहार के प्रतिनिधि ने भाग लिया और वहां पे जल जीवन हरियाली मॉडल, बिहार के जल जीवन हरियाली मॉडल का जिक्र किया और जल जीवन हरियाली मॉडल के फायदे गिनाए। और यह जो जल जीवन हरियाली मॉडल है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कैसे कम करेगा, इसके बारे में भी बताया गया। तो जल जीवन हरियाली मॉडल जो है बिहार का, वो अब पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन चुका है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 104वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया। आरिफ खान के बारे में बात करते हैं तो आरिफ खान को इस सम्मेलन का सर्वोच्च मानद उपाधि विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे, विद्या वाचस्पति सम्मान आरिफ खान को दिया गया इस सम्मेलन में। महामहिम आरिफ खान ने सम्मेलन की ओर से 21 महिला और पुरुष को साहित्य मार्तंड, साहित्य शार्दुल, साहित्य चूड़ामणि उपाधि से सम्मानित किया, कुल 21 महिला एवं पुरुष को। सम्मेलन द्वारा प्रकाशित काव्य संग्रह मेरे भाव, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर शालिनी पांडे,
और काव्य संग्रह छवि के लेखक है ममता बनर्जी, रांची की है, उनका भी लोकार्पण महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया, याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व हरियाणा के राज्यपाल हैं धनिक लाल मंडल, उनका निधन हो गया है। तो बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके थे धनिक लाल मंडल, उनका निधन हो गया है, याद रखेंगे धनिक लाल मंडल साहब को। अगला न्यूज है कि बक्सर जिला में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर पटना फोरलेन जो राष्ट्रीय राजमार्ग 84 या NH नेशनल हाईवे 84 का भाग है, उसके कोइलवर खंड के 93 किलोमीटर लंबी सड़क का लोकार्पण किया। कौन? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर में इसका लोकार्पण किया है, जो बक्सर पटना फोरलेन होगा, NH 84 का भाग है, 93 किलोमीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन किया। अगला न्यूज देखते हैं कि भागलपुर के सरकारी स्कूल में नटखट साइंस लैब खोला जाएगा। अब यह नटखट साइंस लैब है क्या? तो नटखट साइंस लैब में बेकार सामान, जिसको हम कूड़ा या कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो बेकार सामान का उपयोग करके नए खिलौने बना सकते हैं या इनोवेटिव नवाचार वाले वस्तु बना सकते हैं या अन्य उपयोगी सामान बनाया जा सकता है। और नटखट साइंस लैब में 6 से 10 कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार के लिए। अगले न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार के 50 +2 हाई स्कूल, +2 जो 10th +2 होता है, तो 10th +2 हाई स्कूल में IIT पटना द्वारा साइंस लैब का उद्घाटन या साइंस लैब तैयार किया जाएगा बिहार के 50 +2 हाई स्कूल में IIT पटना के द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी जिला से समाज सुधार अभियान का शुरुआत किया है। तो कहां से किया है? मोतिहारी जिला से समाज सुधार अभियान का शुरुआत नीतीश कुमार ने मोतिहारी जिला से किए हैं। और इस अभियान में बिहार बाल विवाह पर रोक लगाए जाने की संदेश दिया जाएगा, दहेज प्रथा की समाप्ति पर संदेश दिया जाएगा और शराबबंदी की जागरूकता को बारे में फैलाया जाएगा। तो इस समाज सुधार अभियान का यही लक्ष्य है कि बाल विवाह को रोका जाए, दहेज प्रथा की समाप्ति की जाए और शराबबंदी जागरूकता को फैलाया जाए। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत सरकार ने बिहार में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। कितने? 2000 आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार मोदी सरकार ने दे दिया है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा बधाई हो किट में बदलाव के लिए 12 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया गया। अब बधाई हो किट होता क्या है? तो यह किट प्रसव के बाद, कहने का मतलब कि जो महिला गर्भवती है तो उसके बच्चे का जो बाहर निकलता है बच्चा, तो बच्चे के आने के बाद महिला को यह बधाई हो किट दिया जाता है बधाई के रूप में। और इस किट में होता क्या है कि इस किट में आपकी आवश्यक दवाइयां होती है, जो आपके बच्चा डिलीवरी होने के बाद, बच्चा बाहर निकलने के बाद आपकी शरीर के लिए, आपके फिटनेस के लिए क्या क्या जरूरी हो, इस किट में उस सभी चीजों को समाहित किया गया है। लेकिन देखा जाता है कि बिहार की जो महिलाएं होती है उसमें खून की कमी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें फॉलिक एसिड वगैरह जो टैबलेट होता है उसको शामिल किया जाएगा, बड़े मात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके लिए बधाई हो किट में क्या क्या बदलाव किया जाए, इसके लिए 12 सदस्यीय टीम का गठन कर लिया गया है। अगला न्यूज है कि मिथिला महोत्सव 6ठा मिथिला महोत्सव और मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 3 मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे दोनों को मिथिला महोत्सव, 6ठा मिथिला महोत्सव और तीसरा मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। तो अगर आप हमारे इस सीरीज का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8757463383 पे। चलते अगले न्यूज के बारे में और देखते हैं। अब आज हम इतना ही बात करेंगे, कल हम लोग फिर से आएंगे। तो आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एडिटोरियल हिंदी और इंग्लिश में डाला जाता है न्यूज़पेपर का, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। PDF पे जुड़ने के लिए, हमारे करंट अफेयर सीरीज के PDF पाने के लिए 8757463383 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और न्यूज़ को प्रॉपरली नोट कीजिए, नहीं तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे वीडियो को, ये जो 25 मिनट का वीडियो होता है 20 से 25 मिनट का, इसको आप कंटिन्यूटी करके देख सकते हैं लगातार, तो आपका रिवीजन होता रहेगा।
तो आप ये भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, यही एग्जाम क्वालिफाई करने का एकमात्र जरिया है। आज के लिए इतना ही था, कल हम लोग पार्ट 2 लेकर के आएंगे और बिहार स्पेशल के नवंबर करंट अफेयर को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।